और आपको खास बात बताएं कि अभी आप जो सुन रहे थे पुलिस का बयान, एक पुलिस अधिकारी साथ में बैठे हुए थे, वो साइबर क्राइम ब्रांच के मुखिया हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उनकी टीम ने इस पूरे मामले को क्रैक किया है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यही इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि लुधियाना में साइबर क्राइम ब्रांच के एसएचओ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जतिंदर जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा मामला सॉल्व किया। आपकी और साइबर क्राइम की टीम जो पंजाब पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है, क्या कहना है आपका? थैंक यू सर, थैंक यू। ये ब्लेसिंग्स है लोगों की, क्योंकि हम साइबर क्राइम में लोगों को वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी थी, चैलेंज था हमारे लिए भी। 7 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो उसमें इमीडिएट रिवर्ट रिस्पॉन्ड करना था। तो मेरी टीम ने मेरे साथ दिया, और हम वो इतने बड़े फ्रॉड में से हम 5 करोड़ 25 लाख बचाने में कामयाब रहे सर। जतिंदर जी, हम जानते हैं कि मामला बड़ा संजीदा है, अभी भी मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है, अभी भी तफ्तीश चल रही है, कई आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हम वही जानकारी आपसे जानना चाहते हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अब इस केस पर अगर मैं पूछूं आपसे, ओसवाल साहब लुधियाना के बहुत जानी मानी शख्सियत है, बहुत बड़े व्यापारी हैं, उम्र दराज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दुनिया भर का उनका बहुत तजुर्बा है, दुनिया भर घूमी होगी उन्होंने। फिर उन्हें कैसे निशाना बनाया गया, या इन फ्रॉडस्टर ने इसीलिए उनको निशाना बनाया कि ये बुजुर्ग थे, इनके पास बहुत पैसा था? क्या हुआ होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बुजुर्ग को टारगेट करने की कोशिश की है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जहां से इनको लगे कि ये इजीली उनको कन्विंस करके उनसे पैसे ले सकते हैं। और इसमें खास करके वजह ये रही कि इन्होंने इतनी बुरी तरीके से इनको कन्विंस कर लिया, क्योंकि लोग इनको आदर्श मानते हैं ओसवाल साहब को। तो बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इन्होंने अपने एक कॉल सेंटर की तरह अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर रिप्रेजेंट कर सीबीआई का ऑफिसर रिप्रेजेंट करके, एंड इसमें उनको उनसे वीडियो कॉल करके, स्काइप के थ्रू उन्होंने वीडियो कॉल की, अपने आप को दिखाया कि हम पुलिस ऐसे इन्फोर्समेंट से हैं। तो आप पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी पूरी डिटेल्स उनके पास थी, उनका डाटा पूरा था उनके पास था। तो वो उनको एक सोशल इंजीनियरिंग की तरह, जैसे बोल लीजिए, उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि इन सर को भी ऐसे, अपने ओसवाल साहब को भी ऐसा लगा कि अगर इनके पास मेरी डिटेल्स है, हो सकता है मेरी कोई डिटेल्स मिस यूज हुई हो, तो हो सकता है मैं किसी जी प्रॉब्लम में फंस, इट इज अ रियलिटी कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। तो अब मुझे जी इसलिए उन्होंने इनसे डिमांड की, और इन्होंने उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। जतिंदर जी, अभी अभी आपने कहा कि ओसवाल साहब का डेटा इनके पास था, उनके रिकॉर्ड उनके पास थे। इन ठगों के पास ये रिकॉर्ड कैसे पहुंच गए? सर ऐसे है, सबसे इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बहुत मतलब तफसील से, जहाँ बारीकी से इसकी तफ्तीश आगे करनी पड़ेगी कि उनके पास रिकॉर्ड पहुंचे कैसे। वैसे आजकल इजीली है, जो हमें प्रिलिमिनरी जो हमें सामने आता है, और प्रीवियस केसों में भी जो हमें सामने आता है कि ये क्या बैंक की डाटा बहुत इजीली मिल जाता है इनको भी, कौन से उद्योगपति के पास कितने एसेट्स हैं। तो ये सारा बैंकों के थ्रू भी पॉसिबल है कि इनके पास डिटेल्स थी, इनके सेविंग अकाउंट्स की, इनके आधार कार्ड की, और इनके पर्सनल आईडीज उनके जी पास वो अवेलेबल थे। तो उन्होंने कोशिश की, उसी के आधार पर इन्होंने जो उनको नोटिस भेजने शुरू किए, उनमें इनकी पर्सनल डिटेल डालकर। तो ये इसलिए इस वजह से ये ट्रैप में फंसे गए। ये तो बहुत संजीदा मामला जितेंद्र जी। बैंक डिटेल कैसे आ गए इन लोगों के पास? पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम अहम जानकारियां, ये संभव कैसे हुआ होगा? सर यही कोई बैंकिंग का लूप होल, या कोई इसमें से कोई ना कोई इसका रीजन, यही तो ढूंढने की एक हमें की है
जरूरत है कि इसमें कैसे उनके पास डिटेल्स गई, कैसे उनके पास आधार गए, क्योंकि हर एक अकाउंट के साथ उनका केवाईसी था और इतनी सिक्योरली ये बैंकिंग करते हैं, फिर भी इनकी डिटेल उनके पास चलेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो जल्दी जब सभी दोषी पकड़े जाएंगे, तो जब उनके द्वारा कोई न्यू जब फैक्ट जी। सामने आएंगे, हो सकता है किसी नजदीकी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो हमें ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा कि उनका डाटा कैसे उनके पास गया। जतेंद्र जी, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। एक चीज़ और समझाइए, क्या आपको लगता है कि इस पूरे एपिसोड में जो कुछ हुआ ओसवाल साहब के साथ, इसमें बैंक के लोग शामिल होंगे? क्योंकि उनके अकाउंट में इतना पैसा है, ये कहें ये जानकारी ठगों तक कैसे पहुंची होगी? देखिए, जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, जितने भी हमने पहले केस क्रैक किए हैं, तो किसी न किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। तो डेफिनेटली इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। लेकिन इस केस में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अमाउंट ट्रांसफर्स है, ये इन्होंने खुद आरटीजीएस अपनी मर्जी से की हैं। तो जी। अगर इन्होंने अपनी मर्जी से कोई ट्रांसफर की है, तो उसमें इसकी जो है वो चांस कम होते हैं ले भी कि बैंक ने कोई उनके साथ ऐसा करके कोई ट्रांसफर करवाई है। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स या इनकी पर्सनल आईडीज कैसे शेयर हुई, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम उस पर बहुत बारीकी से उस पर काम कर रहे हैं। जी, हम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे, एक महीने का टाइम हुआ, 31 अगस्त से 30 सितंबर, ये मामला कैसे आपने सॉल्व कर लिया एक महीने के अंदर, आपकी और आपकी टीम ने? सर, ऐसा था, मेरी आपसे है, सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए पैसा। तो जब ये हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ, तो इसमें 7 करोड़ की अमाउंट जो हमारे सामने आई, तो हमने सबसे पहले हमारे एफर्ट्स से भी वो पैसे को कैसे रोका जाए, ताकि जो वो नंबर ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर ना हो सके, जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट है उनमें पैसा ना जा सके। तो हमने सबसे पहले फ्रीजिंग की प्रक्रिया जो है थ्रू I4C, जो हमारी एमएचए की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर की हेल्प से हमने स्टार्ट की। रात भर हमने काम किया, तो सुबह तक हमने बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट मिले। हम 5 करोड़ 25 लाख फ्रीज कराने में जो है सक्सेस हो गए। तो उसके बाद प्रक्रिया फ्रीज होने के बाद हमारे पास जो बेस्ट एफर्ट हमने करने थे, उसको पैसे को रिलीज कैसे कराना है और रिवर्ट कैसे करना है अपने विक्टिम को, तो वो प्रक्रिया में हमें लीगली प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ा। तो उसमें हमने वो सारा लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया और वो पैसे रिवर्ट कराने में हम सक्सेसफुल हुए। देन वी गो टू फर्दर की हम जो अक्यूज हैं, तो फिर हमने अपनी टीम्स बनाई और गुवाहाटी पहुंचे। वहाँ जो अकाउंट होल्डर थे, जो अकाउंट प्रोवाइडर थे, और उनकी अरेस्ट से हमको 6-7 तो जी। हमने उनको जो है उनको नॉमिनेट किया। तो जिसमें से 2 अक्यूज हमारे जो है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं और 7 जो है वो आसाम से रिलेटेड हैं। जतेंद्र जी, आपने ये ट्रेस कैसे किया कि ये लोग गुवाहाटी में हैं? कहाँ लुधियाना, कहाँ गुवाहाटी, कहाँ आसाम? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो अकाउंट था हमारे पास। वो अकाउंट की हमने बारीकी से जब देखा, तो उसको वो हमने देखा भी वो पहले काफी समय से वो अकाउंट जो नॉन एक्टिव था। तो कुछ समय पहले ही वो हरकत में आया था और उसमें नंबर ऑफ लगभग 9 क्रेडिट हुई थी। तो वो हमने और उसके बाद उसके साथ उसके जीमेल अकाउंट्स, उसके आईपीज निकाले। जब ये सारा कुछ देखा, उन्होंने उसकी लोकेशन ट्रेस की, तो वो जो नंबर हमने ट्रेस हुए, उसकी सभी की लोकेशन गुवाहाटी में आ रही थी। तो उसके बाद हमने उस नंबर्स को ट्रेस करने के बाद, अब जब हमने आगे उन पे काम किया, तो उनकी सामने आया कि इनकी कई लोगों के साथ ये एसोसिएट है। तो जब इन 2 लोगों की हमने गुवाहाटी से अरेस्ट की, तो जो हमारा वो डाउट था वो क्लियर हो गया भी ये बहुत बड़ा गैंग है और इंटरस्टेट गैंग है। और 1-2 राज्यों से चल के ये हर टीम में काम करते हैं और हर एक टीम में काम करने वाले का एक निश्चित कमीशन रखा हुआ, इन्होंने तय किया हुआ है। तो उस कमीशन पे ये अपना रोल प्ले करते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। जी। तो इसलिए इनको इनके आगे के
जो है पर्सन जो अक्यूज है उनके तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। तो पहली प्रिलिमिनरी हमने 7 लोगों को हमने अभी नॉमिनेट किया है, और इसमें और बहुत से लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कई केसेस भी इनके साथ लिंक हो सकते हैं। जी। अब जो दो एक्यूज आपने पकड़े हैं जतिंदर जी, मैं कहूँगा अपने साथियों से कि उसकी उनकी फ़ोटो दिखाइए ज़रा, अतनु की और अजय चौधरी की। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ये इन दोनों को आपने पकड़ा, आपने इंट्रोगेट किया होगा। इनके बारे में बताइए, क्या ये लोग बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, बड़े जानकार हैं? क्या अंग्रेजी फराटेदार बोलते हैं? कैसे इंप्रेस कर लेते हैं ये लोग? देखिए, जो अतनु चौधरी है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और उसने बीकॉम की हुई है, और जो और उसका एक्सेंट और इंग्लिश भी काफी अच्छी है। जो दूसरा आनंद चौधरी है, वो एक मिडिल क्लास से है, और वो एक मेडिकल का काम करता था, लेकिन काफी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको काफी पैसों की जरूरत थी। तो वो जो मेन अक्यूज हैं उनका जाकिर, रिंटू, इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था, इन्होंने इसके साथ शेयर किया, तो ये उनकी जो है उनकी बातों में आके 10-15% के लालच में तो उनके साथ ये काम करने को रेडी हो गया। एक और चीज़ इस मामले में बड़ा चौंकाने वाली है जतिंदर जी, इन ठगों ने पुलिस अफसर अधिकारी, ईडी अधिकारी तक तो ठीक है, इन्होंने चीफ जस्टिस का नाम ले लिया और डी वाई चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में फर्जी आवाज़ के जरिए मुकदमा सुनाया। ये सब क्या बताते हैं? ये सब कैसे किया इन आरोपियों ने? सर, इन्होंने देखा भी, ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही सुलझे हुए लोग इनको, ओसवाल जी को अपना आदर्श मानते हैं, और इतने एजुकेटेड पर्सन को इन्होंने जैसे ट्रैप में लिया। उन्होंने एक वीडियो कॉल, जैसे उन्होंने हमें बताया कि स्काइप के थ्रू उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट किया था, जिसकी आगे हम स्काइप और व्हाट्सएप की जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी चल रही है, तो उसके भी जो डिटेल्स पे हम उस पर काम कर रहे हैं। तो स्काइप के थ्रू कैसे उन्होंने इनका अकाउंट उन्होंने रजिस्टर करवा के इनको दिया। तो जब उनको उस पर वीडियो कॉल की, और जो बंदा इनकी पैरवाई कर रहा था, जहाँ इनको कर रहा था, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में इनका लॉयर जैसे वो बात कर रहा था, इनको प्रेजेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई हैं अपने ओसवाल जी ने भी, मेरे को ऐसी, मतलब ऐसा उन्होंने एक वो तैयार किया हुआ था। और जब मेरे को बोल रहे थे भी आपको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आप निकलोगे तो लुधियाना पुलिस को हम वहां इन्फॉर्म करेंगे, तो ऐसे जैसे वायरलेस सेट पीछे चल रहे हैं, जी। ऐसा माहौल उन्होंने बनाया हुआ था। और इस माहौल की वजह से मैं उनके जो है वो ट्रैप में आ गया। एक बात बताइए जितेंद्र जी, डिजिटल अरेस्ट का आपने नाम लिया, इन लोगों ने भी कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे ओसवाल साहब के पास। क्या डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है? हमारे कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट है क्या? क्या कोई पुलिस वाला फ़ोन करके मुझे कह सकता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं? ये संभव है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई ऐसी कोई नहीं है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट इन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी बना लिया है इन साइबर ठगों ने। तो ये क्या करते हैं, अपनी कमांड पे अपने जो है लोगों को, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पे जो काम करने लग जाते हैं, या उनको फॉलो, जैसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का नाम दे दिया भी, आपको डिजिटल अरेस्ट घर में किया हुआ है। हम ऐसे सीबीआई से हैं या ईडी से हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो आपके लोकल पुलिस से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप घर से नहीं निकल सकते हैं। हमारी टीम ने आपको कल सुबह अरेस्ट करनी आएगी, जब आपके पास 24 आवर्स हैं, 48 आवर्स हैं। तो ऐसे उनको अपने इट मीन्स भी थ्रेट करते हैं। तो जो एक बंदा इतना प्रेशराइज हो जाता है और उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग जाता है। जैसे आपको बताया, उनको वीडियो कॉल की गई, वीडियो में उनको यूनिफॉर्म डाली हुई थी, ऐसे था किसी ऑफिस में बैठे हैं, पीछे फ्लैग लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे जी। ऐसा ऐसा उन्होंने उनको पेश किया था।
अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जितेंद्र जी, पहली बात तो आपने क्लियर कर दी कि डिजिटल अरेस्ट नाम से कोई चीज़ नहीं होती। तो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे तो पहली बार में पकड़ लो कि ये फर्जी है। दूसरा, अब ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो इतने केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, साइबर क्राइम के मुखिया हैं आप, जब ये फ्रॉड फ़ोन करते हैं किसी भी अनजान व्यक्ति को, तो क्या बात करते हैं, कैसे उसको फंसाते हैं, क्या कहते होंगे, इनको हम कैसे पहचानें, और अगर पहचान लें तब हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास, लुधियाना पुलिस के पास अपना मैसेज ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होगा। तो आपने हमें हमें आप हमारा मैसेज लेना चाह रहे हैं, और तो मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से आम पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि आपको अगर ऐसी कॉल कोई पुलिस इंस्पेक्टर की आप देखेंगे, जो वर्चुअल नंबर से भी कॉल आ सकती है, वो फॉरेनर नंबर होते हैं, उसमें किसी सीनियर पुलिस अफसर की डीपी लगा के आपको कॉल करेंगे कि आपका बेटा जो है वो अभी आपका बेटा कहाँ पे है, तो उसको हमने ऐसे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके से कोई सस्पिशियस आर्टिकल्स मिले हैं, तो ऐसी कॉल्स आ सकती हैं आपको। इसके अलावा जैसे ये हमने अभी पार्सल वाला एक इशू चल रहा है, भी आपने आपकी आपकी आईडी से कोई पार्सल डिस्पैच हुए, उसमें आपका आधार कार्ड मिला है, तो उसमें पासपोर्ट्स हैं, कुछ ड्रग है, इसके अलावा कुछ एटीएम्स हैं। तो सिमिलरली ऐसे ये मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी इनको मनी लॉन्ड्रिंग का बोल दिया, आपके ओसवाल साहब को भी अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस रिपोर्ट हुआ है, ईडी को सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे मॉडस ऑपरेंडी की अगर कोई भी कॉल आती है तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करें, और अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को जरूर रिपोर्ट करें, क्योंकि हम इमीडिएटली क्रॉस चेक करके आपको आपको तभी आपको बता सकते हैं कि ये फ्रॉड कॉल यहाँ से आपको आई है, और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आप इसको इग्नोर करें। और कई बार लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और सीधे बैंक जाके ट्रांसफर करने लग जाते हैं। जब आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, उस बैंक को अगर आप बैंक मैनेजर से ही क्रॉस चेक करवा लेंगे भी ये अकाउंट किसके नाम से है, या आईएफएससी कोड कहाँ का है, तो क्लियरली आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी भी ये इट इज अ फ्रॉडलेंट अकाउंट, एंड ये फ्रॉड के लिए ही आपको आपको अप्रोच की गई है। तो जी, ये मेरी पब्लिक को अपील है, और आपके माध्यम से ये उनको गुजारिश है कि बिल्कुल भी ऐसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, और हमें डाटा जरूर शेयर करें, ताजो हम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर ठगी से बचा सकें। बहुत अच्छी बातें बोली आपने, और मेरे ख्याल से दर्शकों के बड़े काम की चीज़ें हैं। ये बात उनको समझ में आएगी कि क्या क्या स्टेप्स देखने चाहिए और कैसे हम बच सकते हैं। आखिरी सवाल, आपने इतना वक्त दिया जितेंद्र जी, इस मामले पे वापस लौट रहा हूँ, ओसवाल साहब के मामले पे। अभी भी 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, अभी भी 6-7 लोग फरार हैं। कब पकड़े जाएंगे, क्या कर रहे हैं उनका? डेफिनेटली जी, हम हमारी मोस्ट प्रोबेबली हम मैक्सिमम रिकवरी भी इसमें कर लेंगे, और साथों के साथ जो है वो हमने अक्यूज वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो हम जल्दी इनको अरेस्ट करके, और इसके साथ और भी जो जुड़े सारे लोग और भी जुड़े होंगे, हम उनको भी अरेस्ट करके आपको अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जितेंद्र जी, थैंक यू।